नाज़रीन, क्या कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र जानते हुए भी अपने वतन वापस लौट सकता है? 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक ऐसी गोली चली जिसने न सिर्फ एक औरत का सांस रोका बल्कि पूरी कौम की तकदीर बदल दी। ये कहानी है उस बहादुर बेटी की जिसने महलों का सुख भी देखा और जेल की तन्हाई भी, जो दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बनी, लेकिन जिसकी ज़िंदगी का इख्तिताम एक खौफनाक धमाके पर हुआ। मैं हूं कमर और आप देख रहे हैं डू यू नो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद, इक़्तिदार और शहादत की वो दास्तान जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। नाज़रीन, कभी कभी तारीख़ एक ऐसे इंसान को जन्म देती है जिसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती बल्कि एक पूरी कौम की कहानी बन जाती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बेनज़ीर भुट्टो का नाम भी इन्हीं शख्सियात में शामिल है। वो एक ऐसी खातून थी जिन्होंने इक़्तिदार भी देखा, कैदोबंद भी बर्दाश्त की, जलावतनी भी सही और आखिरकार अपनी जान भी अवामी सियासत के मैदान में गंवा दी। मगर ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? 21 जून 1953 को कराची में बेनज़ीर भुट्टो की पैदाइश एक ऐसे ख़ानदान में हुई जो बाद में पाकिस्तान की सियासत का अहम मरकज़ बन गया। उनके वालिद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो उस वक्त कौमी सियासत में उभर रहे थे, जबकि वालदा बेगम नुसरत भुट्टो ईरानी निसाद कुर्द ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और बाद में खुद भी सियासी किरदार अदा करती रही। बेनज़ीर ने इब्तदाई तालीम कराची के मारूफ तालीमी इदारों से हासिल की। कम उम्री ही से उनकी दिलचस्पी मुताले, मुबाहिसे और आलमी अमूर में नुमायाँ थी। उनके वालिद तालीम को बहुत अहमियत देते थे, इसलिए आला तालीम के लिए उन्हें बैरून मुल्क भेजा गया। 1969 में वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रेडक्लिफ कॉलेज पहुंची। वहां उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट की तालीम हासिल की और 1973 में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इस दौर में दुनिया भर में सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थी जिन्होंने उनकी सियासी सोच पर असर डाला। तालीम का अगला मरहला बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, जहां उन्होंने फ़लसफ़ा, सियासत और मुआशियात समेत कानून और बैनुल-अक़वामी अमूर का भी मुताला किया। ऑक्सफोर्ड में वो तलबा की सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेती रही और 1977 में ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदर मुंतखब हुई। ये एजाज़ हासिल करने वाली वो पहली एशियाई खातून थी जो उनकी कायदाना सलाहियतों का अहम सबूत समझा जाता है। इसी दौरान पाकिस्तान में हालात तेज़ी से बदल रहे थे। 1970 के इंतखाबात, फिर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और इसके बाद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो का इक़्तिदार मुल्क को एक नए सियासी दौर में ले आया। बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क रहते हुए भी पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखती थी और अक्सर अपने वालिद से मुल्की मामलात पर गुफ्तगू करती थी। नाज़रीन, 1977 में तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो वतन वापस आईं तो पाकिस्तान एक शदीद सियासी बहरान का शिकार था। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी थी। इसी साल 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने फ़ौजी मुदाखलत के ज़रिए हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। एक तालबा की हैसियत से वतन वापस लौटने वाली बेनज़ीर अचानक एक ऐसे सियासी हालात में दाखिल हो गई जहां उनके ख़ानदान और मुस्तक़बिल दोनों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था। उन्हें शायद उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाले चंद बरस उनसे उनके वालिद को छीन लेंगे। उन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी और यही आजमाइशें उन्हें पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े नामों में शामिल कर देंगी। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक का माशाअल्लाह सिर्फ पाकिस्तान की सियासत का रुख नहीं बदल रहा था बल्कि बेनज़ीर भुट्टो की ज़ाती ज़िंदगी भी एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही थी जिसका तसव्वुर शायद उन्होंने कभी नहीं किया था। फ़ौजी हुकूमत कायम होने के बाद उनके वालिद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद अज़ां उन पर एक सियासी मुखालिफ के कत्ल की साजिश का मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा मुकदमात में शामिल होता है। नाक़दीन ने अदालती कार्रवाई पर सवालात उठाए जबकि उस वक्त की हुकूमत ने इसे कानूनी अमल करार दे दिया। नाज़रीन, 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। उस वक्त बेनज़ीर सिर्फ 25 साल की थी। ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा साबित हुआ। बाद में उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा कि उस वाक़े ने उनकी ज़िंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया।
والد کی پھانسی کے بعد فوجی حکومت نے بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو کو مختلف اوقات میں نظر بند رکھا۔ کئی مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا، بعض اوقات انہیں اپنے گھر تک محدود رکھا گیا، جبکہ بعض اوقات جیل منتقل کر دیا گیا۔ اسی دوران انہیں صحت کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جیل کی سلاخیں اور نظر بندی کا عذاب بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکا۔ جب ایک عامر کو لگا کہ اس نے بھٹو کے نام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے، تبھی جلا وطن اس بہادر بیٹی بے نظیر بھٹو نے ایک ایسا ماسٹر پلان بنایا جس نے اقتدار کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر کیا وہ 11 سالہ آمریت کو شکست دے پائیں؟ دیکھیے اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ۔ ناظرین، 1981 میں مختلف سیاسی جماعتوں نے فوجی حکومت کے خلاف تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD شروع کی۔ بے نظیر بھٹو اگرچہ مسلسل سرکاری پابندیوں کی زد میں تھی، لیکن انہیں اس تحریک کی ایک اہم علامت سمجھا جانے لگا۔ حکومت نے ان کی سرگرمیوں پر سخت نظر رکھی، جبکہ ان کے حامی انہیں جمہوریت کی بحالی کی امید کرا دیتے رہے۔ 1984 میں صحت کی خرابی کے باعث انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت ملی۔ وہ برطانیہ منتقل ہوئی، جہاں لندن ان کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ جلاوطنی کے دوران انہوں نے دنیا بھر کے صحافیوں، سفارتکاروں اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا موقف پیش کیا۔ اسی عرصے میں وہ اپنی جماعت کی عملی قیادت بھی کرتی رہی۔ جلاوطنی نے اگرچہ انہیں پاکستان سے دور کر دیا تھا، لیکن پاکستانی سیاست سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ ان کے بیانات، انٹرویوز اور سیاسی پیغامات مسلسل پاکستان پہنچتے رہے، جبکہ ملک کے اندر بھی ان کے حامی متحرک رہے۔ پھر 17 اگست 1988 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پاکستان کی سیاست کا رخ ایک بار پھر بدل دیا۔ اس روز صدر اور فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس حادثے کی وجہ کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے، لیکن آج تک اس کی حتمی وجہ سرکاری طور پر ثابت نہیں ہو سکی۔ ناظرین، ضیاء الحق کی وفات کے بعد ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا اور کئی برس بعد بے نظیر بھٹو کے لیے وطن واپسی اور عملی سیاست میں بھرپور حصہ لینے کا راستہ کھل گیا۔ 1988 پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک فیصلہ کن سال تھا۔ 17 اگست صدر اور فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کی فضائی حادثے میں وفات کے بعد ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ تقریباً 11 برس بعد پاکستان ایک بار پھر جمہوری عمل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت بن کر ابھری۔ اگرچہ اسے واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں اور آزاد ارکان کی حمایت سے حکومت بنانے کی پوزیشن حاصل ہو گئی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 35 برس تھی۔ وہ نہ صرف پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، بلکہ جدید تاریخ میں کسی بھی مسلم اکثریتی ملک کی پہلی منتخب خاتون سربراہ حکومت بھی قرار پائیں۔ یہ لمحہ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کی توجہ کا مرکز بن گیا اور کئی ممالک نے اسے مسلم دنیا میں ایک تاریخی پیش رفت قرار دے دیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہیں کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت صدر کے اختیارات کافی وسیع تھے، جبکہ خارجہ اور دفاعی امور میں بھی مختلف ریاستی ادارے اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم ہونے کے باوجود انہیں کئی معاملات میں محدود اختیارات کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ ان کی حکومت نے صحت، تعلیم، خواتین کی نمائندگی اور جمہوری اداروں کی بحالی پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ اسی دور میں خواتین کی سرکاری ملازمتوں اور سماجی ترقی کے حوالے سے کئی اقدامات کیے گئے، جبکہ میڈیا اور سیاسی سرگرمیوں پر عائد بعض پابندیوں میں بھی نرمی آئی۔ تاہم دوسری جانب حکومت کو شدید سیاسی مخالفت، معاشی مشکلات اور امن و امان کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کی کارکردگی پر مسلسل تنقید کی، جبکہ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ اسے مکمل اختیارات اور سیاسی استحکام حاصل نہیں تھا۔
नाज़रीन, 6 अगस्त 1990 को सदर गुलाम इसाक खान ने आइन के आर्टिकल 58B2 के तहत कौमी असम्बली तहलील कर दी और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। सरकारी मौक़िफ़ में करप्शन, बद इंतज़ामी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात शामिल थे, जबकि बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जमात ने इन तमाम इल्ज़ामात को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इसके बाद आम इंतखाबात हुए और बेनज़ीर हस्ब इख्तिलाफ में चली गई, लेकिन उनकी सियासी जदोजहद ख़त्म नहीं हुई। 3 साल बाद 1993 में एक बार फिर सियासी हालात बदले, इंतखाबात हुए और बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। दूसरे दौरे हुकूमत में भी उन्हें दहशतगर्दी, मुआशी मसाइल, सियासी कशीदगी और करप्शन के इल्ज़ामात जैसे चैलेंज का सामना रहा। 1996 में सदर फारूक अहमद खान लगारी ने उनकी हुकूमत भी बरतरफ कर दी। इस मरतबा भी इल्ज़ामात की नौइयत तकरीबन वही थी, जबकि बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें मुस्तरद करते हुए सियासी इंतकाम करार दे दिया। बाद के बरसों में उनसे मुतल्लिक मुतअद्दिद मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में चलते रहे, बाज़ ख़त्म हुए, बाद में कानूनी पेशरफ्त हुई और कई मामलात तवील अरसे तक ज़ेरे समात रहे। 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा, 2 मरतबा बरतरफ़ी और कई बरस जलावतनी। लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो की सियासी ज़िंदगी का सबसे फैसला कुन और अलमनाक बाब अभी बाकी था। 2007 में वो पाकिस्तान वापस आई, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि ये वापसी उनके सियासी सफ़र का आखिरी सफ़र साबित हो सकती है। 8 बरस तक जलावतनी में रहने के बाद 2007 में पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर तब्दीली के दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने वतन वापस आने का फैसला किया। उनका कहना था कि वह मुल्क में जमहूरियत की बहाली और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वापस आ रही हैं। नाज़रीन, 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो कराची पहुंची तो लाखों कारकुन और हामी उनके इस्तकबाल के लिए सड़कों पर मौजूद थे। उनका जुलूस कराची एयरपोर्ट से मज़ार कायद की जानिब रवाना हुआ। रात गए जब जुलूस कराची के इलाके कारसाज के करीब पहुंचा तो 2 धमाके हुए। इस हमले में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। बेनज़ीर भुट्टो इस हमले में महफूज रही, लेकिन ये वाक़या वाज़े कर गया कि उनकी जान को संगीन ख़तरात लाहक हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखने का फ़ैसला किया। मुख्तलिफ़ जलसों में वो मुसलसल जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और अवामी शिरकत की बात करती रहीं। नाज़रीन, 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब किया। जलसा ख़त्म होने के बाद वो अपनी गाड़ी में रवाना हो रही थी तो हामियों को जवाब देने के लिए गाड़ी की सनरूफ से बाहर आई। चंद लम्हों बाद फायरिंग और फिर खुद कुछ धमाका हुआ। इस हमले में बेनज़ीर भुट्टो शदीद ज़ख्मी हुई और उन्हें फौरी तौर पर रावलपिंडी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने के इंतकाल की तस्दीक कर दी। उनकी उम्र 54 बरस थी। उनकी वफ़ात के बाद मौत की वजह के बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। पाकिस्तानी हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट और दीगर ज़राए मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। हम हमले के तमाम हक़ाइक़ और बाज़ ज़िम्मेदारों के बारे में सवालात आज भी तारीख़ और तहकीक का मौजू है। बेनज़ीर भुट्टो को उनके आबाई गांव गढ़ी खुदा बख्श में उनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में लाखों अफराद शरीक हुए, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सोग मनाया गया। दुनिया भर के रहनुमाओं ने भी उनकी वफ़ात पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी कामयाबियों, मुश्किलात, उम्मीदों और तनाज़ात का एक मुनफरिद इम्तिज़ाज थी। वो 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही, कई बरस कैद और जलावतनी बर्दाश्त की और सियासत के मैदान में अपनी जान गंवा बैठी। उनके हामी उन्हें जमहूरियत और अवामी नुमाइंदगी के अलामत के तौर पर देखते हैं, जबकि नाकदीन उनके अदवार हुकूमत पर मुख्तलिफ सियासी और इंतज़ामी सवालात उठाते रहते हैं। यही वजह है कि बेनज़ीर भुट्टो आज भी पाकिस्तान की तारीख़ की उन शख्सियात में शामिल होती हैं जिन पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ताहम एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म और जदीद तारीख़ में किसी भी मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की पहली मुंतखब खातून सरबराह हुकूमत बनकर एक तारीख़ी संग मील कायम किया, जिसका जिक्र आज भी दुनिया भर में किया जाता है।
ناظرین، اگر آپ کو یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تاریخی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔